16 मई 2008 जब पूरा भारत देश सो रहा था, तब नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट के घर के बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत देश की नींद उड़ा दी। उस बंद घर में 13 साल की मासूम बच्ची का बड़ी बेरहमी से गला रेत दिया जाता है और उसी घर में अगले दिन छत पर एक सड़ी हुई लाश मिलती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ना ही कोई अंदर से बाहर गया था और ना ही कोई बाहर का अंदर आया था, तो आखिर ये कत्ल किए किसने? तो आज चलिए चर्चा करते हैं इस पे विस्तार से और हम पर्दा उठाएंगे देश के सबसे अनसुलझे रहस्य आरुषि मर्डर केस। 15 मई 2008 नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट के घर में एक मासूम लड़की आरुषि तलवार और उसके पिता डॉक्टर राजेंद्र तलवार और उसकी माता डॉक्टर नुपुर तलवार तीनों रहते हैं। रात के 10 बजे डॉक्टर राजेंद्र तलवार अपनी बेटी आरुषि के रूम में जाते हैं और उसको एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट करते हैं। क्योंकि आरुषि का 24 मई को बर्थडे था, इसलिए उन्होंने आरुषि को एक नया डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया था और साथ में दोनों कई सारी फोटोज भी खींचते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था आरुषि की मुस्कुराहट की वह आखिरी फोटो होने वाली है। और रात अब काफी ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और आरुषि अपने कमरे में सो रही होती है। और उस घर में एक और शख्स भी था, उनका भरोसेमंद नौकर जिसका नाम हेमराज था। कहते हैं उस रात घर का एसी इतना जोर चल रहा था कि किसी को किसी की आहट ही नहीं सुनाई पड़ी और उसी रात मौत अपना खेल खेल रही थी। और सुबह के ठीक 6 बजे उनके घर की मेड भारती दरवाजे की घंटी बजाती है और डॉक्टर नुपुर भागते हुए दरवाजे की तरफ जाती हैं, दरवाजा खोलती हैं और रोते हुए कहती हैं, भारती देखो आरुषि के कमरे में क्या हुआ है। और तभी भारती आरुषि के कमरे की तरफ भागती है। आरुषि अपने कमरे में बिस्तर पर एक सफेद चादर से ढकी हुई होती है। भारती उसकी चादर हटाती है और जो सामने का मंजर देखती है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो देखती है आरुषि का गला किसी ने बहुत सफाई से रेत दिया होता है और उसका सारा बिस्तर, बेडशीट, पिलो सब एकदम खून से लहूलुहान होता है। यह सब देखकर घर में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और सब कुछ देखने के बाद सबसे पहला सवाल पूछती है कि इस घर से कोई गायब तो नहीं है। सबने देखा उनका नौकर हेमराज पूरे घर में नहीं था। सबको लगता है हो सकता कहीं बाहर गया हो, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद जब वह लौट कर नहीं आता है तो पुलिस बिना किसी छानबीन के सीधे कह देती है कि हेमराज ने ही आरुषि को मारा है और उसका कत्ल करके वह नेपाल भाग गया है। पुलिस के इस बयान को सुनते ही सभी मीडिया वाले टीवी चैनल्स में, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन दिखाने लगते हैं कि नौकर ने किया मालिक की बेटी का कत्ल। और यही पुलिस हेमराज को पकड़ने के लिए पूरे देश में खोजबीन शुरू कर देती है और उसके कई सारे पर्चे छपवा कर लगवा देती है। लेकिन अभी तो असली ट्विस्ट आना बाकी था। अगले दिन काफी जोरों शोरों से घर में बदबू आने लगती है और उस बदबू को ढूंढते हुए सब लोग छत की तरफ जाते हैं। छत का दरवाजा जो कि बंद था उसको खुलवाया जाता है और सामने दिखती है उन्हें एक सड़ी हुई लाश। उस लाश की जब पहचान कराई जाती है यहाँ पता चलता है कि वह तो हेमराज की लाश है जिसे पुलिस पिछले 24 घंटे से ढूंढ रही थी। और हेमराज को भी ठीक वैसे ही गला रेत कर मारा गया था जैसे आरुषि को मारा गया था। अब दोनों लाशों को देखते हुए यह तो निश्चित हो गया था कि कत्ल करने वाला कोई एक ही है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कत्ल किया किसने? अगर कोई बाहर का था तो कुंडी अंदर से लगी हुई थी, तो वह अंदर कैसे आया? और अगर कोई अंदर आया था तो कुंडी बिना खोले बाहर कैसे चला गया? और इसी के साथ यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है। पुलिस ने जैसे ही आरुषि की लाश को देखा और हेमराज को गायब पाया था तो उन्होंने हेमराज को दोषी करार दे दिया था। और इसी वजह से पुलिस वालों ने क्राइम सीन को लॉक नहीं किया और वहां पर कई सारे मीडिया वाले जाते हैं और बाहर के भी बहुत सारे लोग जाते हैं, जिससे पूरा क्राइम सीन खराब हो जाता है। सारे फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं और साथ ही जहां पर कुछ खून की बूंदें पड़ी होती हैं वो सारी खून की बूंदें भी गायब हो जाती हैं क्योंकि उस रूम को धुलवा दिया जाता है। अब ये कोई सोची समझी चाल थी या सच में कोई लापरवाही थी ये तो नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से पुलिस वालों के हाथ में एक भी सबूत नहीं लगते हैं। और अब नोएडा पुलिस एविडेंस न होने की वजह से एक न्यू थ्योरी बनाने लगती है। वह कहती है कि यह मामला ऑनर किलिंग का है क्योंकि हो सकता है 15 मई को उनके नौकर हेमराज और उनकी बेटी को किसी आपत्तिजनक अवस्था में देखा गया हो और उनके माता पिता ने अपनी इज्जत के खातिर अपनी बेटी और उस नौकर दोनों को ही मार दिया क्योंकि दोनों ही डॉक्टर थे और उन्हें सर्जिकल ब्लेड चलाना बहुत अच्छे तरीके से आता था और इस वजह से उन दोनों ने अपनी बेटी और नौकर का गला रेत दिया।
और पुलिस की यह बात सुन के पूरा देश दो ग्रुप में बंट जाता है। एक ग्रुप यह कहता है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पुलिस वाले गलत बोल रहे हैं। दूसरी तरफ देश के लोग इस बात को सच मानने लगते हैं और अब यह केस पुलिस वालों से लेकर सीबीआई को दे दिया जाता है। सीबीआई में दो टीमें बनती हैं, टीम ए और टीम बी। सीबीआई की टीम ए का यह कहना था कि यह दोनों कत्ल उनके नौकरों ने करवाए हैं और इसलिए उनके नौकरों को बुलवाया जाता है, उनके ऊपर नार्कोटिक टेस्ट किया जाता है और उनको बेहोशी की हालत में उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसको भी पूछकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। और वहीं सीबीआई की टीम भी यह कहती है कि इनके माता पिता ने ही अपनी बेटी को और नौकर को मारा है, क्योंकि वही सर्जिकल ब्लेड को चलाने में इतने एक्सपर्ट होंगे कि वो इतनी बेरहमी से किसी का गला रेत सकते हैं। और यहीं सीबीआई एक क्लोजर फाइल बनाती है और उनके माता पिता को दोषी ठहराती है और उन्हें सन 2013 में जेल भेज दिया जाता है। वहीं उसके माता पिता इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट उन्हें बरी कर देता है। हाई कोर्ट कहता है कि पुलिस वालों ने और सीबीआई वालों ने सबूतों की एकदम खिचड़ी बना दी है। कोई भी सबूत यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर असली कातिल कौन है और सिर्फ शक के दायरे में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और इस बात को कहकर हाई कोर्ट डॉक्टर राजेंद्र और डॉक्टर नुपुर को बरी कर देती है और आज भी दोनों आजाद हैं। लेकिन आज भी कई सारे रहस्य अनसुलझे रह गए हैं, जैसे कि जिस बल्ले से आरुषि और हिमराज के सर पे वार किया गया था और उन्हें बेहोश किया गया था, वो बल्ला, वो डंडा आज तक नहीं मिला। और साथ में जिस ब्लेड से उनके गले को काटा गया था वो भी नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र तलवार की पूरे घर की तलाशी ली जाती है। उनके आसपास के कई सारे क्षेत्रों को भी चेक किया जाता है, लेकिन वह हथियार कहीं नहीं मिलता। और साथ में एक यह भी रहस्य है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो वह फिर घर में अंदर कैसे घुसता है, क्योंकि घर की कुंडी अंदर से बंद होती है। उस रात उस अपार्टमेंट में एक और शख्स कौन था, वो शख्स आज भी हमारे बीच में आजाद घूम रहा है। और इसी के साथ यह कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि अभी असली कातिल पकड़ा नहीं गया है। और अगर आपको इसी तरीके की मर्डर मिस्ट्री सुननी है और आपको मेरी यह मर्डर मिस्ट्री पसंद आई है तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं आपसे अगले किसी केस में, किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।